स्वस्थ जीवन कार्यक्रम के सभी दर्शकों को अश्विनी कुमार का नमस्कार। और दर्शकों, प्लास्टिक सर्जरी एक ऐसा एरिया है मेडिकल साइंसेज का जिसका इस्तेमाल कॉस्मेटिक्स के लिए तो होता ही है और साथ ही में तब भी होता है जब किसी दुर्घटना में किसी का अंग कट जाए या फिर कोई जलने के कारण दुर्घटना हो। इन सब पर चर्चा करने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर सुनील गाबा को, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, पीजीआई चंडीगढ़। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सुनील गाबा। सबसे पहले हम बात करेंगे बर्न इंजरीज पे और उसमें प्लास्टिक सर्जरी का क्या योगदान रहता है, किस तरह से इलाज किया जाता है। नमस्कार सभी को मेरा। सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि जब हम बर्न्स की बात करते हैं तो बर्न्स कई तरह से हो सकता है जी। बर्न्स आग से हो सकता है जी। किसी केमिकल से हो सकता है और बिजली के तारों से भी हो सकता है। तो हर बर्न का अलग अलग तरह से इलाज किया जाता है जी। तो हमें सबसे पहले तो बर्न्स के लिए सावधानी ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा हम सावधान रहेंगे, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर इन केस ऑफ बर्न्स। जी जी। तो जो मोस्ट कॉमन बर्न्स है वो हमारे यहाँ पे जलने से या गर्म पानी से, जिसको हम स्कैल्ड बर्न भी बोलते हैं, वो बहुत होता है। जैसे अब सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों के सीज़न में छोटे बच्चे यूजुअली घर में गर्म पानी की बाल्टी पड़ी होती है, उसमें घुस जाते हैं या अपने ऊपर डाल लेते हैं। तो ये बहुत कॉमन बर्न्स है। तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि ऐसी चीज़ें हम ना रखें बच्चों की विसिनिटी में, उनको दूर रखें और गर्म पानी वगैरह पानी में भर के ना रखें, बाल्टी में भर के ना रखें। और डॉक्टर सुनील, कभी कभार अगर इस प्रकार की दुर्घटना हो जाती है तो क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? फर्स्ट एड किस तरह से दी जानी चाहिए घर में जब तक मेडिकल एड प्राप्त नहीं हो पाती? बहुत बढ़िया सवाल है ये। इसमें ये होता है कि जैसे ही अगर हमारे शरीर पे गर्म पानी लग गया या आग लग गई, दो अलग अलग तरह की चीज़ें हैं जी। तो उसमें अगर जो हमने कपड़े पहने हुए हैं सबसे पहले तो उनको उतारना जरूरी है ताकि वो कम से कम टाइम तक बॉडी के कांटेक्ट में रहे, गर्म कपड़े जले हुए। दूसरा, फिर जो जला हुआ हिस्सा है उस पे अगर कोई ऑर्नामेंट्स है उसको निकालना है और उसको रनिंग वाटर के नीचे रख देना है आपने। रनिंग वाटर का मतलब है नल खोल दिया, नल के नीचे हाथ, अगर हाथ जला तो हाथ को नल के नीचे रख दिया और हाथ के ऊपर से कोई अंगूठी वगैरह है तो वो निकाल दी और उसको पानी को 8 से 10 मिनट तक चलते देना है। अब इसमें दिक्कत क्या होती है, हम लोग क्या करते हैं, हम उस जगह पे बर्फ रख देते हैं या कुछ टूथपेस्ट जैसी चीज लगा देते हैं जो कि बेहद ही नुकसानदायक होती है। इसमें सिर्फ हमें या तो पानी की बाल्टी में डुबो दें हाथ को या रनिंग वाटर के नीचे हाथ रख दें, नॉर्मल टेम्परेचर, ज़्यादा ठंडा भी जरूरत नहीं है। और उससे बेनिफिट ये होता है कि जो बर्न है उसकी गहराई कम हो जाती है, सीरियसनेस कम हो जाती है। जी जी। और ये कम से कम 8 से 10 मिनट तक हमें करना चाहिए। और ये जो आपका बर्न एक प्रोजेक्ट है, ये जो काफ़ी दिनों से चल रहा है, हाँ जी। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, ये बर्न जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है पूरे इंडिया में 10 सेंटर्स पे और दिल्ली इसका मेन सेंटर है और ये आईसीएमआर से फंडेड प्रोजेक्ट है जिसमें चंडीगढ़ एक सब सेंटर है। और चंडीगढ़ सेंटर को मैं और मेरे एक मित्र डॉक्टर कैथरीवाल पब्लिक हेल्थ हैं, हम लोग देख रहे हैं और हमारी 8 लोगों की टीम है। हाँ जी। जिसमें हमने 2 एरिया डिवाइड किए हैं, एक रूरल और एक अर्बन। अर्बन एरिया में हम चंडीगढ़ के सेक्टर 50, 52, धनास, इन एरिया में जा रहे हैं। रूरल में हमने नारायणगढ़ रखा है। इन एरियो में हमने अभी दूसरा फेज चल रहा है। पहले फेज में हम लोगों के घर जा जाकर हमने जानकारी ली कि किसी को पिछले 5 साल में कोई बर्न हुआ है घर में, और अगर हुआ तो कैसे हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने क्या उपचार किया और उनकी जेब से कितना खर्च हुआ। तो इसका उद्देश्य ये है कि अगर हम ये सब जान पाएंगे, पूरे इंडिया में 10 जगह पे चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सब जगह चल रहा है। हाँ जी। तो उससे ये होगा, और एक ही टाइम पे कर रहे हैं हम सब लोग, उससे बेनिफिट ये होगा कि हमें ये पता चलेगा कि बर्न की कॉजेज क्या हैं, क्यों होता है घर में हाउस होल्ड बर्न्स, कि भाई कुकर में ये नॉब यहाँ लगी हुई है इस कारण से जल गया। छोटे से छोटा बर्न भी हम उसमें चेक कर रहे हैं। जी जी। और फिर उसका नॉलेज क्या है, वो अगर बर्न होता है तो वो आदमी कहाँ जाता है, रूरल एरिया वाला कहाँ जाता है, अर्बन एरिया वाला कहाँ जाता है। तो उससे हमें एक आइडिया लगेगा कि लोगों को कितनी नॉलेज है और उसके बाद उसके लिए उसने कहाँ पे उपचार कराया और कितना पैसा उसका खर्च हुआ। तो पहले फेज में हमने ये डेटा कलेक्ट किया है जी। अब दूसरे फेज में हम इन्हीं एरियो में हम जाकर
इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि बर्न हो जाए तो क्या क्या बचना है, और उसके रिगार्डिंग हम पैम्पलेट्स और सोशल मीडिया में जाके अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं उन लोगों में। तो दूसरा फेज ये रहेगा, और तीसरे फेज में हम वापस से सभी लोगों के पास जाएंगे और ये जानेंगे कि जो हमने उनको निर्देश दिए या जो हमने उनको बताया उससे उनको कितना फायदा हुआ। और इस 3 साल के इस प्रोजेक्ट में हमें ये फायदा होगा कि हम जब इस प्रोजेक्ट को खत्म करेंगे तो हमारे पास एक डेटा होगा ऑल ओवर इंडिया, जिससे हम ये कह सकेंगे कि हाँ ये कारण है इस उत्पाद में जिसके कारण से बर्न होता है। जैसे हॉट प्लेट है तो उसमें ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो उसको हम फैक्ट्री वालों को रिकमेंड कर सकते हैं कि आप यहाँ पे चेंजेस लाइए। दूसरा, अगर कोई घर में किसी स्विच से जल रहा है या उस क्वालिटी से जल रहा है तो वो भी हमें पता चलेगा। तीसरा, लोग कर क्या रहे हैं, तो लोगों को भी इससे हमारे बताने से कितना फायदा हुआ, इन चीजों के बारे में भी हमें पता चलेगा। तो ये पूरा एक प्रोजेक्ट है और ये पूरा ऑनलाइन चल रहा है हमारा साथ में, और सारा डेटा सब जगह से इक्वल टाइम पे जाके कलेक्ट हो रहा है दिल्ली सेंटर पे, और फिर एक फाइनल इसका हम एक प्रारूप तैयार करेंगे जो हम बाद में गाइडलाइंस बनाने के काम आएगा हमारे। जी डॉक्टर गाबा, जैसे प्लास्टिक सर्जरी का जो नाम आता है उसमें प्लास्टिक शब्द का प्रयोग होता है, तो आम जन को ये लगता है कि कहीं प्लास्टिक का उपयोग सर्जरी के समय भी होता है। ये सही में ये धारणा तो है लोगों में, कुछ लोगों को ऐसा लगता है जी। बट प्लास्टिक सर्जरी में प्लास्टिक का मतलब क्या है? प्लास्टिक का मतलब होता है टू मोल्ड, यू कैन मोल्ड एनीथिंग दैट इज प्लास्टिक। जी जी जी। तो प्लास्टिक सर्जरी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों की बॉडी को मोल्ड करते हैं उनकी इच्छाओं के मुताबिक। कॉस्मेटिक सर्जरी में, हाँ जी। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में हम बॉडी के किसी पार्ट से कुछ लेकर, बोन लेकर, जैसे जबड़ा बनाते हैं तो जबड़े के अंदर कैंसर सर्जरी में जबड़ा निकल गया तो पैर की हड्डी को लेके हम उसको जबड़े की शेप में मोल्ड करते हैं, तो इट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी, टू मोल्डिंग द बॉडी स्ट्रक्चर्स, बॉडी पार्ट्स। जी जी जी। तो एग्जैक्टली दैट्स व्हाई इट कम्स, वी से इट्स प्लास्टिक सर्जरी। बर्न्स की तो बात की आपने, और कुछ क्रिटिकल बर्न्स होती हैं जिनको डिग्री में मापा जाता है, वो क्या होती हैं? देखिए, बर्न्स में ऐसे होता है कि जो जलने वाले बर्न्स होते हैं उनमें डिग्री होती है 1st डिग्री, 2nd डिग्री, सुपरफिशियल डीप एंड 3rd डिग्री एंड समटाइम 4th डिग्री। जी। तो जो 1st डिग्री बर्न होता है वो ये मापा जाता है बर्न की गहराई के ऊपर, हाँ जी, कि बर्न कितना गहरा है। जी जी। तो अगर बर्न केवल सुपरफिशियल है, केवल शरीर पे खाली रेडनेस आई है, थोड़ा लालपन आया है, तो वो 1st डिग्री है, जिसके लिए यूजुअली हम घर में कोई भी क्रीम लगा के उसको हम ठीक कर सकते हैं, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं होती। जी जी जी। 2nd डिग्री बर्न्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक सुपरफिशियल और डीप। हाँ जी। जब उसमें ब्लिस्टर बन गया तो वो सुपरफिशियल है, पेनफुल होता है। डीप हो गया मतलब वो स्किन में और नीचे चला गया। जी। तो सुपरफिशियल बर्न भी आजकल हम वो उसके लिए आपको डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, और जब ब्लिस्टर बन गए हैं उसको फोड़ना नहीं है, और उसके लिए आजकल इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसिंग्स आ गई हैं कि उनसे भी हम यूजुअली सुपरफिशियल बर्न 7 से 10 दिन में ठीक हो जाते हैं। जी। बट अगर उसकी गहराई ज्यादा है तब हमें सर्जरी करके, स्किन ग्राफ्ट करके उसको ठीक करना पड़ता है। और दूसरा होता है इसके अंदर 3rd डिग्री, तो बहुत ज्यादा गहराई है, वो जब नीचे मसल्स तक चला गया। जी। 4th में बोन तक चला गया। तो ये गहराई के ऊपर डिग्रीज है। और इसके अलावा होती है परसेंटेज। जी। परसेंटेज में ये होता है कि कितने परसेंटेज ऑफ द बॉडी एरिया बर्न हुआ है। तो जैसे जैसे बर्न परसेंटेज बढ़ती जाएगी, रिस्क बढ़ता जाता है, सीवियरिटी बढ़ती जाती है, जान को खतरा बढ़ता जाता है। जी जी जी। और डॉक्टर गाबा, ये जो एक्सीडेंटल केसेस होते हैं और बर्न केसेस होते हैं, इनमें जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है ये क्या अलग अलग होता है कि एक जैसा होता है? एक्सीडेंटल बर्न केसेस पर्टिकुलरली? हाँ, या बर्न केसेस भी। और अगर आप बोलें कि किसी का हाथ कट गया या पैर कट गया, वो तो बिल्कुल ही अलग केसेस हो गए। देखिए, हमारे पहले हम बेसिक सर्जरी में जाएंगे तो पहली ट्रेनिंग यही होती है कि कोई भी मरीज एक्सीडेंटल ट्रॉमा का आता है जी, तो उसका हमको उसके एयरवे, रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन को मैनेज करना होता है। हाँ जी। तो जैसे बर्न के अंदर क्या होता है कि जब बर्न होता है किसी के शरीर में तो उसके शरीर के अंदर से काफी ज्यादा फ्लूइड की मात्रा लॉस हो जाती है। हाँ जी। तो उसके लिए हमें उनको फ्लूइड ज्यादा देना पड़ता है। तो उसको हमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो बर्न का पहले 24 घंटे में फ्लूइड देना। ओके। IV रेंज। और कटे हुए हिस्सों में क्या होता है कि खून ज्यादा बह जाता है तो उसमें भी देना पड़ता है जी। पर कटे हुए हिस्से में जैसे खून ज्यादा बह गया तो यूजुअली हम उसको अलग तरह के लिक्विड से रिप्लेस करते हैं, या तो कोलॉइड से करते हैं या ब्लड से करते हैं। जी जी। बर्न्स में हमें सिंपल लिक्विड देना होता है, क्रिस्टलाइड्स। ओके। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। बट डेफिनेटली दोनों केसेस के अंदर जल्दी से जल्दी प्राथमिक
चिकित्सालय पे पहुंचना जरूरी है। जी। और कुछ वर्ष पहले एक जो प्रदर्शनकारी द्वारा एक पुलिस अधिकारी का हाथ काटा गया था, जिसको आपने ट्रांसप्लांट किया था, सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट किया था। उस ऐसे केसेस में जहाँ पे किसी का अंग कट जाए और दूर गिर जाए जाके, उसे किस तरह से ट्रांसपोर्ट किया जाना चाहिए? देखिए, अगर किसी का कोई अंग कट जाता है तो उसको हम ट्रांसप्लांट वापस से लगा देते हैं, तो वो दैट इज कॉल्ड री इम्प्लांट। एक्चुअली जी। ट्रांसप्लांट में हम किसी दूसरे मनुष्य का हाथ लगाते हैं, जो कि एक अलग प्रोसेस है। जी। तो इसको हम रीप्लांट कहते हैं। री इम्प्लांट मतलब उसी का हिस्सा उसी को वापस लगाना, प्रत्यारोपण। प्रत्यारोपण, री इम्प्लांट। जी जी जी। अब उसमें जैसे किसी का अगर अंग कट के गिर जाए जी। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि वो कटा कैसे है। अगर वो किसी शार्प चीज से कटा है तब तो ऐसे केसेस को जोड़ना थोड़ा मतलब रिजल्ट अच्छे आते हैं उसके अंदर। जी। अगर वो मशीन से कटा है, क्रश हो गया है, घूम गया है मशीन के अंदर, तो उसको हम जोड़ भी देते हैं तो उसमें रिजल्ट अच्छे आने के चांसेस कम होते हैं। जी जी। तो ये टाइप ऑफ इंजरी पे डिपेंड करता है। जी। अब बात आती है कि अगर कट के गिर गया तो उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करना है और उसको कैसे हमने संभालना है। तो सबसे पहले कटे हुए हिस्से को उठाना है, जी। उसको साफ पानी से धो के एक साफ कॉटन के कपड़े में जी जी। लपेट के, गीला करके उस कपड़े को, और उसमें लपेट के उसको आइस बॉक्स में रखना है और आइस क्यूब साइड में रखने हैं। जी। उसको आइस बॉक्स में रखने से पहले उस कटे हुए हिस्से को पॉलीथीन बैग में डालना है। जी। वो कटा हुआ हिस्सा कभी भी डायरेक्टली बर्फ के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। ओके। तो उसको लपेट के एक पॉलीथीन बैग में डाल के पॉलीथीन बैग को सील करके फिर आइस बॉक्स में रखना है। जी जी। ये इसमें बहुत जरूरी ध्यान रखने वाली बात है। और कटने के विद इन 6 आवर्स कोशिश होनी चाहिए कि हम जहां पर ये सर्जरीज होती हैं वहां पहुंच जाएं, ताकि हम इसको बचा सकें। 6 घंटे के अंदर? 6 घंटे में शुरू हो जानी चाहिए सर्जरी। जी जी। तो किस तरह से संपर्क किया जा सकता है इस प्रकार की अगर कोई दुर्घटना होती है? देखिए, इसके लिए इसमें ये होता है कि आप जैसे डिपेंड करता है कि कहां पर इंजरी हुई है। जी। अगर आपको ये समझना पड़ेगा कि पीजीआई में तो हमारे 24/7 कोई ना कोई अवेलेबल होता है, तो इमीडिएटली आप पहुंचेंगे तो हमारी टीम एक्शन में आ जाती है। जी जी जी। बट अगर आप किसी दूसरे दूर एरिया में हैं तो आपको अपने फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अपने आसपास किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो उसको अच्छे से प्रिजर्व कर देगा और वो डायरेक्टली आपको बता देगा कि आसपास विसिनिटी में ये प्लास्टिक सर्जन है, आप सीधा उसके पास चले जाओ, और वो उनको इन्फॉर्म कर देगा। ये एक बेहतर तरीका है। जी। नहीं तो पीजीआई के आप हेल्पलाइन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जी जी। और प्लास्टिक सर्जरी की ही बात हो रही है, तो ये कितने प्रकार की होती है, क्या टाइप्स होती हैं इसकी? देखिए, प्लास्टिक सर्जरी जो हम बोलते हैं, मतलब हम लोग बोलते हैं कि जब सब लोगों के ऑप्शन खत्म होते हैं तो प्लास्टिक सर्जरी शुरू होती है। जी जी जी। प्लास्टिक सर्जरी हेड टू टो हर हिस्से में हम लोग प्लास्टिक सर्जरी करते हैं। जी। हेड में आएंगे तो बाल लगाते हैं, छोटे बच्चों के अगर तालू कटा हुआ है, लिप्स कटे हुए हैं, वो प्लास्टिक सर्जन करते हैं। कैंसर के अंदर अगर जबड़ा निकाल दिया, जैसे म्यूकरमाइकोसिस हुआ तो मैक्सिला निकाल दिया, तो इनको हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, इन हड्डियों को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। फिर गर्दन में जाएंगे तो नेक लिफ्ट करते हैं, चेस्ट में जाएंगे तो ब्रेस्ट रिडक्शन करते हैं, गायनेकोमेस्टिया ऑपरेट करते हैं, और अब पेट के हिस्से में जाएंगे तो लाइपोसक्शन करते हैं, टमी टक करते हैं, लोगों को पतला करते हैं, और नीचे जाएंगे तो जेंडर चेंज करते हैं। उसके बाद आप लेग्स में जाएंगे तो जो लेग के ट्रॉमा होते हैं वो प्लास्टिक सर्जन करते हैं। जी जी जी। फुट पे जाएंगे तो इवन नेल भी प्लास्टिक सर्जन ऑपरेट करता है। ओके 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 ओके। तो आप जस्ट नेम द पार्ट, प्लास्टिक सर्जन ऑपरेट्स। जी। डॉक्टर सुनील, जैसे आपने कहा कि ब्रेस्ट कैंसर के भी आजकल केसेस होते हैं और उसमें ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया जाता है, और ख़ासकर महिलाओं के लिए बहुत बड़ी ट्रॉमा वाली बात होती है। तो उस केसेस में प्लास्टिक सर्जन का क्या कार्य हो जाता है? क्या प्लास्टिक सर्जरी उसको सहायता कर सकती है? जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है ये, और लोगों को अवेयरनेस कम है, क्योंकि ब्रेस्ट सर्जरी एक यूजुअली जनरल सर्जन या ब्रेस्ट सर्जन के पास जाते हैं, वो हमारे यहाँ पे सोसाइटी में इसको एज अ टैबू देखते हैं हम लोग। हाँ जी। बट ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान के बाहर सब जगह पे इमीडिएटली ही हाथों हाथ ब्रेस्ट बना दिया जाता है। हम उसमें पेट की चमड़ी लेके भी बना सकते हैं, कमर की मसल लेके भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है, और इम्प्लांट भी डाल सकते हैं। ओके। तो डिपेंड करता है कि कितना हमने ब्रेस्ट निकाला है। जी जी। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और इसमें बस एक ये है कि अवेयरनेस की कमी है। लोग हमारे यहाँ पे सोचते हैं कैंसर है, कैंसर निकल जाए, मुझे ब्रेस्ट की जरूरत नहीं है। जी जी। बट यंग पेशेंट आजकल फिर भी आने लगे हैं जिनको, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर में अच्छी बात यह है कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी लंबे टाइम की होती है। आप मतलब 10-12 साल आराम से जीते हैं, ज्यादा भी जीते हैं, तो डिपेंड करता है। तो उसमें बेनिफिट यह है कि आप अगर ब्रेस्ट बना देते हैं तो पेशेंट के कॉन्फिडेंस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाता है। जी।
डॉक्टर सुनील, पीजीआई में किस तरह के केसेस आते हैं? कॉस्मेटिक रिलेटेड अधिकतर आते हैं या फिर एक्सीडेंटल केसेस प्लास्टिक सर्जन को रिकमेंड होते हैं? देखिए, अभी ट्रॉमा तो हमारे पास है ही। ट्रॉमा में हमारे यहाँ पे 24/7 चलता है। जी और ट्रॉमा के अंदर हमारे पास रोज 12 से 15 केस मिनिमम आते हैं रोज के। जी जी जी। और कुछ इस तरह की नर्व सर्जरीज हैं जो शोल्डर नहीं चलता इसका, वो सर्जरीज पीजीआई में खासकर मैं ही कर रहा हूँ और मेरे कलीग कर रहे हैं। जी तो हम लोग कर रहे हैं, वो नॉर्थ जोन में बहुत ही लिमिटेड लोग करते हैं। जी जी। और उसके अलावा हम लोग कॉस्मेटिक सर्जरी में, जैसे नाक की सर्जरी आजकल काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गई है। हाँ जी। तो मतलब राइनोप्लास्टी मेरा सबसे ज़्यादा कॉमन डोमेन है, जहाँ पे इसको हम नाक की सर्जरी को नोज जॉब या राइनोप्लास्टी बोलते हैं। और हर हफ्ते मैं 2 से 3 राइनोप्लास्टी करता हूँ, ऐसा होता है। मतलब महीने में 6-7 राइनोप्लास्टी हो जाती हैं। इसके अलावा फैट ग्राफ्टिंग का आजकल बहुत ट्रेंड है। ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स आ गए, बट फैट ग्राफ्टिंग हम जो कर रहे हैं, हम मेनली कर रहे हैं जिनको बहुत ज़्यादा उनका फेस पतला है या फंक्शनल प्रॉब्लम है। कॉस्मेटिक से ज़्यादा उनको कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है। कॉस्मेटिक तो जो सर्जरी है, जैसे ब्रेस्ट इम्प्लांट है, किसी के ब्रेस्ट छोटे हैं उसको आपने इम्प्लांट करना है, प्योर कॉस्मेटिक सर्जरी वो है। राइनोप्लास्टी में क्या होता है कि कईयों को नॉज ऑब्स्ट्रक्शन भी होता है, ब्रीदिंग नहीं है, तो वो फंक्शनल हो गया। और किसी को खाली शेप चेंज करनी है, वो कॉस्मेटिक हो गया। जी जी। तो जो प्लास्टिक सर्जन कर रहे हैं आज की डेट में पर्टिकुलरली हम लोग उसकी ब्रीदिंग इश्यूज एज वेल एज उसकी कॉस्मेसिस दोनों को एक साथ ही ऑपरेट कर देते हैं। जी जी। तो ये बेनिफिट है राइनोप्लास्टी के अंदर आजकल, और आजकल बहुत लोग करा रहे हैं। राइनोप्लास्टी सडनली बूम आ गया क्योंकि क्या हुआ कि जैसे कोविड टाइम के अंदर सब लोग जूम कॉल्स और ज़्यादा सोशल मीडिया पे जाने लगे, तो हर कोई अपनी सेल्फी खींच रहा है या बात कर रहा है, सारा टाइम अपने आप को ही स्क्रीन पे देख रहा है, तो उसको अपने फेशियल फीचर्स के अंदर कुछ इश्यूज लगते हैं। तो नोज एक ऐसा प्रोमिनेंट फीचर है जो हर कोई देखता है। यूजुअली हम पहले नहीं देखते थे, अब वो सारा दिन देख रहे हैं तो उनको लगता है नहीं मैं करा लूं। तो उसके कारण से इसको बोला भी गया, जूम बूम बोलते हैं इसको यूएस के अंदर। तो लोग काफी आजकल करा रहे हैं इसको, राइनोप्लास्टी को, और हम काफी रेगुलरली कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे शुरुआत में बर्न केसेस की बात की, किस तरह से प्लास्टिक सर्जरी उसमें सहायता करती है, उसके उपरांत बात की कि किस तरह से कटे हुए जो कोई किसी का अंग कट जाता है तो उसको प्लास्टिक सर्जन द्वारा सही किया जाता है, इसमें फॉलो अप कितना इम्पॉर्टेंट रहता है? देखिए, अगर हम उस हमारे ASI हरजीत सिंह की बात करें जिसका हाथ हमने रीप्लांट किया था जी। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੱਥ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਟੀਮ ਨੇ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਤਕਰੀਬਨ 8-10 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਜੋੜਤਾ ਸੀ। 60 ਤੋਂ 70% ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੱਗ ਪੁੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਡੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਲੈਣਾ, कारकूट चलाने में कोई और परेशानी नहीं। वहाँ डॉक्टर साहब सुनील गाबा जी की पूरी टीम ने मेरा दिन रात एक कर दिया। उन्होंने मेरे को 18 दिन करीब, मैं पीजीआई में ही रहा था, उन्होंने मेरी बहुत अच्छी केयर की। फॉलोअप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर्जरी हैंड के अंदर पर्टिकुलरली। हाँ जी। क्योंकि ये फंक्शनल ऑर्गन है, हमने जोड़ दिया, उसके बाद 50% इज सर्जरी, 50% इज फिजियोथेरेपी एंड फॉलोअप जी। कि आपने एक्सरसाइज कैसे करी, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो ये इतना इंपॉर्टेंट फाइन हैंड होते हैं, फाइन फंक्शंस होते हैं कि जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं अगर आप नहीं ढंग से करेंगे फॉलोअप। तो फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इतना अच्छा रहा मेरे एक्सपीरियंस ASI हरजीत सिंह वाला कि उसमें बहुत ही पर्टिकुलर था वो बंदा, और वो उसने 1 ईयर तक पूरा प्रॉपर फॉलोअप किया नाउ, एंड हिज हैंड इज रिकवर अप टू 70 to 80%। जी। तो ये बहुत जरूरी है। और बर्न केसेस में भी कई स्टेजेस आती होंगी, फॉलोअप भी होता होगा और कई सर्जरीज होती हैं, ऐसा कहा जाता है। कई बार सर्जरीज होती हैं। देखिए, अगर बर्न के अंदर सबसे पहले होता है हमारा पेशेंट की लाइफ को बचाना, जो कि क्रिटिकल पीरियड होता है बर्न्स में 1 महीने का। पहले 1 महीने में कभी भी पेशेंट को कुछ भी हो सकता है जी। और अगर उसकी परसेंटेज ज़्यादा है और डेथ ज़्यादा है तो हमें कई सर्जरीज भी करनी पड़ती हैं। तो उन सर्जरीज का मतलब है कि अगर किसी के सेकेंडरी डीप बर्न्स है, चमड़ी निकल गई है, तो हमें उसको ग्राफ्ट करना है। ये सर्जरीज करने के बाद भी पेशेंट को काफ़ी 6 महीने से लेके 1 साल तक स्प्लिंट्स वगैरह पहनने पड़ते हैं, नहीं तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाते हैं। आपने देखा होगा गर्दन झुक गई, हाथ मुड़ गया, तो वो सब होता है। तो उन सबको प्रिवेंट करने के लिए फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। हर 1 महीने पे देखते हैं, उनको हम मसाज बताते हैं, स्प्लिंट्स बताते हैं, ये सब बहुत ज़रूरी पार्ट है जो कि लोगों को पता होना चाहिए।
ये भी हम डिस्कस करेंगे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर फ्यूचर में। जी, और जिस तरह से डिग्रीज़ की आपने बात की, अगर लेमैन को ये समझना हो तो क्या उसे पता चल सकता है कितने डिग्री की बर्न है, या फिर ये केवल मेडिकल की भाषा है? देखिए, लेमैन को सिर्फ इतना समझना चाहिए कि अगर स्किन पील हो रही है तो उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना है, बिकॉज Okay. उसके बियॉन्ड समझाएंगे तो उसका मतलब कुछ भी निकल सकता है, वो सेल्फ ट्रीटमेंट कर ले और वो नुकसान भी हो सकता है। जी जी तो मेरी पर्सनल ओपिनियन यही है कि अगर आपकी स्किन पील हो गई तो आप जरूर एक बार कंसल्ट करें, और अगर ब्लिस्टर बन गया और पेन ज़्यादा है तो इट्स डिनोट्स कि ये सुपरफिशियल है। जितना कम पेन होगा इसका मतलब वो बर्न डीप है। ओके ओके ओके, जैसे जैसे पेन कम होता जाएगा गहराई बर्न की बढ़ती जाती है, जी जी जी, क्योंकि हमारी जो नर्व्स होती हैं वो बहुत सुपरफिशियल होती हाँ हैं। जी। तो वो इनिशियली जैसे बर्न होंगी तो बहुत पेन होता है, अगर डेप्थ में चल गया तो इसका मतलब पेन कम है तो डेप्थ है ज़्यादा। ये एक बात। और जैसे अभी दिवाली का सीज़न बीता है, और आपने बताया भी जैसे सर्दियां आ रही हैं और बच्चे कई बार गर्म पानी में हाथ लगा देते हैं, या किसी प्रकार की और तरह की गर्म वस्तु पे हाथ लगा देते हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि अगर इस प्रकार की घटना होती है तो तुरंत पहले तौर पर क्या किया जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तौर पे तो अगर किसी भी गर्म कोई कांटेक्ट हुआ है, आपने उस कांटेक्ट वाले एरिया में रनिंग वाटर डालना है। केमिकल में भी हम रनिंग वाटर डालते हैं और इसमें भी जी। पानी डालते रहना है। उससे क्या होता है कि जो बर्न की गहराई है वो कम हो जाती है। हाँ जी ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी। और अगर वो घर में हमारे पास अगर कुछ एंटीसेप्टिक क्रीम पड़ी है तो वो अप्लाई करें और फिर उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके आएं। जी जी, अगर बर्न बहुत ज़्यादा है उस स्थिति में और आपको लग रहा है कि हॉस्पिटल आपके घर से काफ़ी दूर है, तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे जाके पहले ड्रिप लगा के फ्लूइड शुरू करा के फिर आप बड़े हॉस्पिटल लेके जाएं। जी। अगर आसपास छोटा हॉस्पिटल है तो ड्रिप जरूर लगवा लें एक बार, क्योंकि ज़्यादा बर्न्स के अंदर ज़्यादा सरफेस एरिया में फ्लूइड लॉस बहुत होता है तो पेशेंट शॉक में जा सकता है। तो उस टाइम में प्राइमरी हेल्थ केयर पे जाके इमीडिएटली, प्राइमरी हेल्थ केयर में कोई भी होगा नर्स, और सबको पता होता है, इतना वो एक्सपर्ट होते हैं कि वो लोग उसको मैनेज कर देते हैं और ड्रिप लगा के भेजते हैं। जी। ये जिस तरह से सोशल मीडिया की बात हुई, अपने आप को अच्छा दिखाने की बात हुई, आपने कहा कि नोज़ जॉब जो बहुत करवा रहे हैं लोग, उसी प्रकार से जो आपका हेयर ट्रांसप्लांट है वो भी काफ़ी फैशन में है आजकल। और हेयर ट्रांसप्लांट कब किया जाना चाहिए, क्यों किया जाना चाहिए, और क्या ये सेफ़ होता है? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट सबसे ज़्यादा सेफ प्रोसीजर में से एक है जी। और ये कब किया जाना चाहिए, ये अगेन पेशेंट्स चॉइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात। जरूर करना चाहिए, हेयर ट्रांसप्लांट में कोई नुकसान नहीं है। हम पीजीआई में हमने शुरू किया था 2011 में, जी तब हम करते थे, पर प्रॉब्लम क्या है कि हेयर ट्रांसप्लांट इज अ लेंदी प्रोसीजर हाँ जी। और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, हर कोई कराना चाहता है। पहले बहुत महंगा होता था, अब तो आजकल इसके रेट्स भी काफ़ी कम हो गए हैं। जी तो हेयर ट्रांसप्लांट में बेनिफिट ये है कि पेशेंट का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। जी। और मेल पेशेंट्स के अंदर यही एक सर्जरी है जो बहुत कॉमन है, एक ये और एक गायनेकोमेस्टिया। दो सर्जरीज ऐसी हैं जो मेल पेशेंट्स कराते हैं, बाकी तो कॉस्मेटिक सर्जरी मोस्टली फीमेल कराती हैं, जी ये ऐसा माना जाता है। तो हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर अगर आप, इसमें भी ग्रेडिंग होती है हाँ जी। और पेशेंट कितना चाहता है, क्योंकि कुछ लोगों की पर्सनल चॉइस है ये। ओके। पर हेयर ट्रांसप्लांट एक बेहद ही सेफ प्रोसीजर है, बशर्ते ये सही सेंटर पे सही सेप्टिक प्रिकॉशन के साथ किसी सर्जन से कराया जाए, प्लास्टिक सर्जन से कराया जाए। जी जी जी। क्यों मैं प्लास्टिक सर्जन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर ओके। और प्लास्टिक सर्जरी का ही पार्ट है ये? और ये प्लास्टिक सर्जरी का ही पार्ट है। जी जी जी। तो एटलीस्ट ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो भी इसको ऑपरेट कर रहा है उसकी एक प्रॉपर हेयर ट्रांसप्लांट ट्रेनिंग होनी जरूरी है। जी। और किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट अगर कोई करवाना ही चाहते हैं? कई बार ऐसे सुनने में आता है कि बहुत बड़ा लॉस हो गया, कई बार तो लाइफ एंड डेथ का मामला आ जाता है। यस, अब मैं समझ गया आप किस बारे में बात कर रहे हैं। एक मुंबई में हुआ था, एक बार साउथ में भी हुआ था। तो उन दोनों केसेस के अंदर वो हेयर ट्रांसप्लांट एक किसी छोटी क्लिनिक पे किए गए और टेक्नीशियन के द्वारा किए गए थे। उसमें प्लास्टिक सर्जन इन्वॉल्व नहीं थे, उसमें प्रिकॉशंस नहीं ली गई थी, क्योंकि जो हम सर्जरी करते हैं उसमें हम जो मटेरियल यूज करते हैं वो सारा स्टेराइल मटेरियल होता है। जी। तो एक प्रॉपर ओटी के अंदर होना चाहिए वो, ये नहीं कि किसी भी क्लिनिक पे जाके आप चेयर पे बैठ के करा लिया। जी। प्रॉपर ऑपरेशन थिएटर चाहिए हमको, प्रॉपर लाइट, प्रॉपर एसेप्टिक इंस्ट्रूमेंट्स, प्रॉपर स्टेराइल प्रिकॉशंस जी। एंड एडिक्वेट डोजेस, ओवरडोज नहीं होनी चाहिए किसी चीज की। तो ये जब कुछ क्वैक करते हैं तब बहुत इश्यूज होते हैं। जी जी जी। आई हैव नेवर हर्ड कि किसी प्लास्टिक सर्जन के साथ ऐसा हुआ है। जी जी। डॉक्टर सुनील, जो
बर्न होती हैं, बर्न इंजरीज होती हैं, उसमें ये जो सेप्टिक फैलने का खतरा बहुत होता है और कई बार घर में छोटा सा बर्न होता है और परंतु इतना सीरियस होता है कि बाद में सेप्टिक के साथ लोगों को अस्पताल में जाना पड़ता है। तो ये किस कारण से हो जाता है? देखिए, बर्न में आपको समझना पड़ेगा कि हमारा स्किन जो है हमारा एक बैरियर है, जी हमें इन्फेक्शन से रोकता है। तो बर्न सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है स्किन को। जी। तो ये बैरियर जब खत्म हो गया तो हमारी जो बॉडी है वो बाहर के एनवायरनमेंट को एक्सपोज हो गई जी और इस एनवायरनमेंट में बहुत बैक्टीरिया और सब घूम रहे हैं। जी तो इसीलिए जब हम बर्न की ड्रेसिंग करते हैं तो हम उस पर कुछ क्रीम लगाते हैं जो लोकल एंटीबायोटिक होती हैं जो ऐसे बैक्टीरिया को प्रिवेंट करती हैं। हाँ जी। और इसके अंदर स्टेरिलिटी जो हम बोलते हैं कि हम जो सामान यूज कर रहे हैं वो प्रॉपरली स्टेरलाइज्ड होना चाहिए। हाँ जी। अब घर में कभी बर्न हुआ तो हमने क्या किया, उस पर किसी ने गंदा कपड़ा लपेट लिया, वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, उसने और इन्फेक्ट कर दिया। ओके। तो ये कारण होते हैं, इस कारण से ये चीजें फैलती हैं। तो इसमें सफाई जरूर रखनी है और अगर कुछ घर में अगर घर पे इलाज भी करना है छोटे मोटे बर्न का तो उसको प्रॉपर ढंग से पढ़कर साफ कर साफ तरह के स्टराइल गॉजेस एंड ड्रेसिंग्स यूज करनी जी। चाहिए। और आजकल बहुत बेहतरीन ड्रेसिंग्स आ गई हैं इसकी। और रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ में आपने एक तरह से पूरा प्रोजेक्ट किया है, तो उनके कॉजेज़ क्या अलग अलग होते हैं बर्न्स के कि एक जैसे होते हैं? देखिए, थोड़े अलग तो होते ही हैं इसके अंदर। अभी क्योंकि अभी ये मैं पूरी तरह से डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि प्रोजेक्ट अभी प्रोसेस में है, तो ये जब तक पूरा डेटा इकट्ठा नहीं होगा हम इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। जी जी। बट यस, रूरल एरिया में ये होता है कि जो बर्न्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि पानी बाल्टी में भर के रखा गर्म पानी, तो वो रूरल एरिया में कॉमन होगा। जी जी जी। जो अर्बन एरिया है वहाँ पे यूजुअली गीजर लगे हैं तो ऐसी चीजें कम होती हैं। जी जी जी। पर अर्बन एरिया में मोबाइल चार्जर गलत लगा हुआ है, प्लग लगा हुआ है, वो शॉर्ट सर्किट हो गया, जी। उसके बर्न्स होंगे। तो हर जगह पे अलग अलग, यहाँ पे अगर हम हॉट प्लेट यूज कर रहे हैं, रूरल में कोई यूज नहीं करता, जी जी जी। तो वो हॉट प्लेट पे हाथ लग गया, गर्म पे, प्रेस पे हाथ लग गया, जी। तो ये सब चीजें कॉमन होंगी अर्बन एरिया में। रूरल एरिया में वो नीचे बैठ के खाना बना रहे हैं तो कुछ बच्चा आ गया, उस नीचे बैठे अंगीठी को हाथ लगा दिया, हाँ जी। तो इस तरह के बर्न्स होते हैं। तो हमें इन्हीं चीजों के बारे में समझना है। और कुछ बर्न्स इंडस्ट्री में होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो Yes. गए या और कोई दूसरे बर्न्स हो गए, उस समय क्या ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं? देखिए, इलेक्ट्रिसिटी वाले बर्न्स बहुत खतरनाक होते हैं। जी उसमें भी अब इलेक्ट्रिसिटी वाले बर्न भी 3 से 4 तरह के होते हैं। एक बोलते हैं हम लो वोल्टेज, एक बोलते हैं हाई वोल्टेज। जी। लो वोल्टेज तो जैसे घर के अंदर हमारे 220 वोल्ट की चलती है, तो इससे जो बर्न होगा वो इतना सीरियस नहीं होता, कभी भी वो मैनेजेबल होता है। बट आपने देखा होगा पंजाब और अंबाला में हमारे पास काफ़ी पेशेंट आते हैं जो हाई टेंशन वायर रन कर रही हैं, जी जी जी। उसके नीचे लोग घर बनाते हैं इलीगल, ओके। वो सबसे डेंजरस है। जी जी जी। उसमें क्या होता है कि उसमें 10 फीट की दूरी से भी वो वायर आपको खींच लेती है। हाँ जी। और प्रॉब्लम यह है कि वो जब वायर से आप टच करते हो तो एक पूरा सर्किट बन जाता है। हाँ जी। तो वो जो करंट जहां जहां से पास होता है वो ऑर्गन ऑलमोस्ट आपका डेड हो जाता है। ओके। तो ऐसे मरीजों के हमें मोस्टली क्या होता है कि जैसे हाथ से पैर में गया तो हाथ और पैर दोनों काटने पड़ जाते हैं कई बार। ओके। तो ये एक बहुत ही सीरियस इशू है जिसको थोड़े दिनों पहले भी मैंने डिस्कस किया था। बिकॉज ये आपने सुना होगा, अभी थोड़े टाइम पहले दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भी ऐसे ही जी, कुछ जी। हुआ था। हाँ, हाँ, हाँ। 2 लोगों की डेथ हो गई थी। ओके। और तो इलेक्ट्रिक शॉक वाला जो है ये तो मोस्टली जो हमारे कहते हैं इसको कि अंडरस्टैंडिंग की कमी है और हमारी लापरवाही है जी। कि हम लोग थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में घर उन तारों के नीचे बना लेते हैं और छोटे बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ाते हुए वो कभी किसी कांटेक्ट में आ गए या 10 फीट दूर भी है तो वो खींच लेते हैं। खींच लेते हैं, ये तो बड़ा डेंजरस। ये बहुत डेंजरस है और छोटे छोटे बच्चों के हमें हाथ काटने पड़ जाते हैं। जी जी। ये बहुत मतलब डिवास्टेटिंग इंजरी है। और वो केमिकल बर्न्स जो होते हैं उसमें किस तरह की बातों का ध्यान केमिकल बर्न्स में सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि केमिकल बर्न जैसे ही हुआ उस पर खूब सारा पानी डालना है। रखना? जी। पानी डालते रहना है और जो दूसरा इंसान पानी डाल रहा है उसने स्प्लैश नहीं करना है, पानी डालना है और ग्लव्स पहन के डालना है, कोशिश ये रहे। ओके। और अगर ग्लव्स नहीं पहने तो डालने के बाद काफी देर तक पानी डालने के बाद खुद के हाथ को भी धोना है अच्छे से, जी जी। क्योंकि वो नहीं तो केमिकल उसको भी लग जाएगा। और इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना पड़ेगा उसके अंदर और उसको साफ कपड़े से, सॉफ्ट कपड़े से लपेट देना है, उस एरिया को लपेट के और अपने हॉस्पिटल पहुंच जाना है, क्योंकि हर केमिकल का ट्रीटमेंट थोड़ा अलग होता है। उसको हम न्यूट्रलाइजर लगाते हैं उस तरह के। फिर जी जी जी। तो दर्शकों, स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में आज प्लास्टिक सर्जरी से जुड़ी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बर्न्स होती हैं या फिर हाथ कटने के बाद क्या करना चाहिए और प्लास्टिक सर्जन का क्या एक रोल रहता है पूरे के पूरे इलाज के दौरान, ये सारी बातें आज हमने चर्चा की डॉक्टर सुनील गाबा, प्रोफेसर प्लास्टिक सर्जरी विभाग, PGI चंडीगढ़। आप
स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।